नेशनलिज्म माने राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? अच्छा, राष्ट्रवादी कौन है? अगर आप सरकार की आलोचना करें तो क्या आपको राष्ट्रद्रोही या देशद्रोही कहा जा सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आजकल की बहसों में काफ़ी हावी रहते हैं। लंबे समय से मत रहा कि भारतीय राष्ट्रवाद एक संकीर्ण, संकुचित और दूसरे लोगों और संस्कृतियों से भयभीत कोई चीज़ रहा है और आज भी ऐसा ही है। लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद एक अनिवार्य पाठ नाम की एक किताब इस मत की काट के लिए ढेर सारे तर्क पेश करती है। इसका सेंट्रल आर्गुमेंट ही यही है कि भारत के सबसे प्रबुद्ध और सुलझे हुए नेताओं, चिंतकों, वैज्ञानिकों और लेखकों की समझ इससे बिल्कुल अलग है और ये वो लोग हैं जिन्होंने 19वीं सदी के आरंभ से इस विषय पर सोचना शुरू कर दिया था। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, वन बुक अ डे में आज की किताब है इतिहासकार एस इरफान हबीब की किताब भारतीय राष्ट्रवाद एक अनिवार्य पाठ। सबसे बेसिक से बेस बनाते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद को एक ऐसी मानसिक अवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक व्यक्ति की उसकी मातृभूमि, स्थानीय परंपराओं और पहले से बनी हुई जो भौगोलिकता के प्रति अटूट समर्पण है उसको दर्शाती है। माने एक फीलिंग है कि ये ज़मीन मेरी है, मैं इस ज़मीन से और इस ज़मीन पर बसे लोग भी मेरे। धर्म की तरह ही राष्ट्रवाद भी एक तरह की सामूहिकता जनता है, एक समाज पैदा करने की कोशिश करता है और इस समाज में बहुत अलग अलग तरह के लोग एक साथ आते हैं। उनके बीच सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, राष्ट्र और उसमें उनका भरोसा। भारतीय राष्ट्रवाद का जिक्र आते ही रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम सबसे पहले हमारे जहन में उभरता है। हम भी उनकी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनके नाम तो आपने सुने लेकिन राष्ट्रवाद के संदर्भ में उनकी बात ज़्यादा नहीं हुई। पहला नाम है जेपी माने जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण आज़ादी आंदोलन के सिपाही, एक सिद्धांतवादी और आंदोलनकारी नेता जिन्हें 1970 के दशक के मध्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए खासतौर पर याद किया जाता है। 1960 के दशक के आखिर और 1970 में बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन के मुखिया के नाते उन्हें बहुत शोहरत मिली। जून 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में इमरजेंसी लगाई तो जेपी के नेतृत्व में ही इमरजेंसी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। जेपी के विचारों की एक झलक हमें मिलती है जहां वो हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम सांप्रदायिकता दोनों को आड़े हाथों लेते हैं। जेपी कहते हैं किसी भी समुदाय की एकजुटता को लेकर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, चाहे वो दूसरों की तुलना में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बशर्ते वो अलगाववादी मानसिकता, सांप्रदायिक राजनीति और एक समुदाय के आधिपत्य वाला ना हो। जेपी का तर्क है कि अपरिपक्व सोच वाले लोगों को हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा आकर्षित करती है, बावजूद इसके ये अवधारणा काफी खतरनाक है। ये न केवल भारतीय राष्ट्र की एकता के लिए बल्कि खुद हिंदू समुदाय के लिए भी खतरनाक है। इसका कारण भी जेपी ने बताया है। वो कहते हैं कि हिंदू समुदाय में गहराई तक व्याप्त बंटवारे के कारण ऐसा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की तरफदारी करने वालों को इस बात का मामूली आभास भी नहीं है। जेपी ने आगे कहा कि वो यानी जो इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं वो इस बात को समझने में विफल रहे कि राष्ट्र को आज़ादी दिलाने के बाद उसे आज़ाद बनाए रखने के लिए भी ऐसे ही प्रयासों की ज़रूरत है। इसके बाद उनके निशाने पर आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस। जेपी ने कहा यह समझना मुश्किल है कि आरएसएस की कार्यकारिणी का पार्टी से परे अच्छी तरह एकजुट हिंदू समाज से क्या अर्थ है। अगर इसका मतलब यह है कि हिंदू या हिंदू होने के कारण सभी को एक खास दल में होना चाहिए तो एक बहुत ही खतरनाक विचार है जो बंटवारे से पहले की नारी की मानसिकता अगर तो मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आके याद दिलाता है। जेपी ने आगे कंक्लूड करते हुए कहा अगर इस तरह सभी समुदायों के लिए अपनी विशेष पार्टी और राजनीति होगी तो राष्ट्रीय एकता एक असंभव चीज बन जाएगी। यहाँ उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता को भी आड़े हाथों लिया है। वो कहते हैं यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है कि जमात इस्लामी के नेतृत्व में मुस्लिमों के बीच भी एक मजबूत आंदोलन चल रहा है जिसका लक्ष्य न केवल एक धर्म के रूप में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समुदाय के रूप में मुस्लिमों को एकजुट करना है। इसका अगला स्वाभाविक कदम एक मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है। जेपी का अलग तर्क है कि जो लोग सोचते हैं कि भारत का इतिहास सबसे पहले मुस्लिम और ईसाइयों के हमले से शुरू होता है और वो भारत के प्राचीन समय से कोई लगाव महसूस नहीं करते हैं तो उनमें एक भारतीय राष्ट्रवादी को लेकर लगाव की कमी है। अब एक और स्कॉलर के पास चलते हैं। फिल्म निर्देशक, उपन्यासकार, लेखक और पत्रकार ख्वाजा अहमद अब्बास के विचारों का भी एक तस्करा हमें इस किताब में मिलता है। वो लास्ट पेज नाम से एक साप्ताहिक कॉलम भी लिखते थे जो कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला पॉलिटिकल कॉलम बन गया। मार्च 1948 में ख्वाजा अहमद अब्बास की एक स्पीच हमें मिलती है जिसमें वो कहते हैं कि सरकार को इख्तियार है कि वो हर
नागरिक से वफादारी की उम्मीद रखे। ये एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है और बंटवारे के पाकिस्तानी आदर्शों में अब भी यकीन रखने वाले किसी मुस्लिम लीगी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मार्च 1948 में ख्वाजा अहमद अब्बास की एक स्पीच हमें मिलती है जिसमें वो कहते हैं, सरकार को इख्तियार है कि वो हर नागरिक से वफादारी की उम्मीद रखे। ये एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है और बंटवारे के पाकिस्तानी आदर्शों में अब भी यकीन रखने वाले किसी मुस्लिम लीगी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन इसी तरह हिंदू राज के समर्थकों के लिए भी यहाँ कोई जगह नहीं है। ये लोकतंत्र है जहाँ ना तो हैदराबाद के निज़ाम होंगे ना ही कश्मीर के महाराजा। इसे लोकतंत्र पर जोर देना चाहिए ताकि हर राज्य में जनता का शासन हो, चाहे उसके शासक हिंदू हों या मुसलमान। यह आज़ादी के दीवाने हिंदुस्तानियों के बलिदान से हासिल लोकतंत्र है जिसमें बरतानी हुकूमत के कदमबोज और खुशामदी गुलामों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किसकी कहाँ वफादारी है इसकी परीक्षा बिल्कुल होनी चाहिए, मगर सिर्फ मुस्लिम लीगियों की नहीं बल्कि सब तरह के प्रतिक्रियावादियों की, उन सभी की जो आज़ादी और जमहूरियत और तरक्की के दुश्मन हैं। इसके बाद ख्वाजा अहमद अब्बास के इसी चैप्टर में आगे दर्ज है, मुकम्मल हिंदुस्तानी वो है जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की हर शय में सभी हिंदुस्तानियों को साझेदार मानता हो। अब अंत में आपको रविंद्रनाथ ठाकुर से मिलवाते हैं। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है और इसी कारण से ये भारत में मुश्किलों की वजह भी रहा है। आगे उनका आर्गुमेंट है कि क्योंकि हम पर ऐसे राष्ट्र का शासन और प्रभुत्व रहा जिसका नजरिया खालिस राजनीतिक है और अतीत की अपनी समृद्ध विरासत होने के बावजूद हम संभावित राजनीतिक नियति में भरोसा करने की कोशिश करते रहते हैं। अंत में हम अपनी तरफ से जोड़ते हुए कहेंगे कि राष्ट्रवाद जिस रूप में आज हमारे सामने है उसे वजूद में आए 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। दुनिया के इतिहास में इसकी भूमिका को लेकर अनेक इतिहासकारों, राजनीति शास्त्रियों और समाज वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। देखा गया है कि राजनीति के लिए सबसे निर्णायक कारणों में से एक रहा है। इसकी आलोचना भी खूब हुई। ये एक दो धारी तलवार है जो लोगों को जोड़ भी सकती है और राजनीति, संस्कृति, भाषा और धर्म के आधार पर बांट भी सकती है। इस संकलन में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं और चिंतकों के वो लेख और भाषणों के अंश काफ़ी तलाश के बाद इकट्ठे किए हैं जो ये बात स्पष्ट करते हैं कि आज़ादी के संघर्ष में देश को रास्ता दिखाने वाले और आज़ादी के बाद भी राष्ट्र की दशा और दिशा पर ईमानदार निगाह रखने वाले नेताओं की नज़र में राष्ट्रवाद क्या था और वो किस तरह के राष्ट्र और राष्ट्रवाद को फलते फूलते देखना चाहते थे। किताबी बातें में आज हमारी कोशिश थी कि आज की परिस्थितियों में राष्ट्रवाद को कैसे समझें और कैसे उसे आगे बढ़ाएं ताकि सबको साथ लेकर चलने वाला आज़ाद और मानवीय राष्ट्र उसके निर्माण की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। आपके लिए इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी दीपक तेंगुरिया ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।